संख्या है देश में वो 2% है। 52% का एक मतलब ये भी होता है कि आधे से 2% ज्यादा जो देश की कुल आबादी है उसमें 2% ज्यादा, आधे से 2% ज्यादा। सबसे पहले दिमाग का भोजन होगा, तो दिमाग का डोज देने के लिए, भोजन देने के लिए 56 भोग बना के रखे हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जो दिमाग में भोजन डालेंगे। अभी इनका अध्यक्षता भाषण हम लोग सुनेंगे और अमल में लाएंगे और अपने क्षेत्र में जा करके इनकी बातों को पहुंचा करके और पंचायत स्तर पर हम सभी लोग ओबीसी का संगठन है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, उसको गठन करेंगे। पंचायत लेवल तक हम लोग ऐसा जाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो हमें देर न करते हुए काफ़ी आप इंतजार कर चुके हैं, तो मैं बुलाना चाहूँगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा नई दिल्ली, आमंत्रित करना चाहूँगा चौधरी विकास पटेल साहब का कि आप डैश पर आएँ और अपने अध्यक्ष भाषण शुरू करें और सम्मान में एक संचालक जी, राष्ट्रव्यापी संगठन एवं आंदोलन का निर्माण करने से ही हमारी समस्याओं का समाधान संभव है। और चौथा है द्विदलीय संसदीय लोकतंत्र को ईवीएम के द्वारा पुनर्स्थापित करना, बहुजनों को वास्तविक सत्ता से वंचित करना शासक जाति का षड्यंत्र है। ऐसे 4 विषय चर्चा के लिए लगाए गए। तो सबसे पहले तो हम सभी लोगों को इस बात की जानकारी है कि देश की आजादी को लगभग 77 साल हो गए और 77 साल की आजादी के बाद भी देश में जानवरों की गिनती हो रही, कुत्तों की भी गिनती हो रही और जो ताली बजाने वाली जमात है उनको आप लोग क्या कहते हैं, उनकी भी हो रही है। मगर इस देश में जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जिनको ओबीसी कहा जाता है और जिनकी संख्या देश में 52% है, और ये जो 52% का डाटा है ये आजाद भारत का डेटा नहीं, ये गुलाम भारत का डेटा है। जब देश में अंग्रेज थे तो अंग्रेज हर जाति की गिनती करते थे, मतलब जाति आधार गिनती करते थे। तो उसके आधार पर मंडल कमीशन ने डाटा निकाला कि ओबीसी जो देश में है उसकी जो संख्या है देश में वो 52% है। 52% का एक मतलब ये भी होता है कि आधे से 2% ज्यादा जो देश की कुल आबादी है उसमें 2% ज्यादा, आधे से 2% ज्यादा। अभी बिहार में जाति आधारित सर्वे पिछले दिनों हुआ तो संख्या निकलकर 63% से ज्यादा आई। बिहार में जो ओबीसी के लोग हैं उनकी संख्या 63% से ज्यादा निकल करके सामने आई। तो अगर देश भर में ये जनगणना होती है तो देश भर में जिस प्रकार के आंकड़े बिहार में निकल कर आए वैसे आंकड़े देश भर में निकल कर आने की संभावना है। मगर आजादी के 77 साल में हम लोगों की गिनती नहीं, जानवरों की हो रही। अगर आप भारत सरकार से ये पूछिए कि देश में कितने पालतू कुत्ते हैं और कितने गलियों में घूमने वाले फालतू कुत्ते हैं, तो दोनों का डाटा गवर्नमेंट के पास में है।
देश में ओबीसी कितने हैं इसका कोई डाटा गवर्नमेंट के पास में, भारत सरकार के पास में नहीं। जब मैं ये बात कहता हूं तो बहुत सारे ओबीसी के लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी गिनती के लिए जानवरों की बात करने की क्या जरूरत है, ये बताने की क्या जरूरत है कि जानवरों की गिनती होती है मगर हमारी नहीं होती। तो बहुत सारे लोग हमको मिलने के लिए आते हैं तो कहते हैं कि पटेल जी थोड़ा ज्यादा हो जाता है, बहुत बुरा लगता है जब आप बोलते हैं कि देश में जानवरों की गिनती हो रही है, कुत्तों की भी हो रही है, हिजड़ों की भी हो रही है, मगर पिछड़ों की नहीं हो रही है, तो बहुत बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता है, बहुत दुख होता है। तो हमने उनको कहा कि ये बोलने के पीछे कोई गलत मकसद नहीं है, ये बोलने के पीछे का मकसद है कि ओबीसी को जागृत किया जाए। क्योंकि कभी कभी आपके घर में गाड़ी बहुत दिन तक अगर खड़ी हो जाए तो गाड़ी की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, और जब गाड़ी की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो सेल्फ लगाने से गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। सेल्फ लगाने से स्टार्ट नहीं होती है तो उसको धक्के लगवाना पड़ता है, और धक्के लगवाने के लिए 2-4 नौजवानों को बुलाना पड़ता है कि ये गाड़ी को धक्का लगाओ। जब धक्का लगाया जाता है तब गाड़ी स्टार्ट होती है। एक बार स्टार्ट हो जाती है तो फिर बार बार स्टार्ट होती रहती है, फिर धक्का लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन एक बार धक्का लगाना पड़ता है। तो जैसे गाड़ी दिन तक जब खड़ी हो जाती है तो उसको स्टार्ट करने के लिए धक्का लगाना पड़ता है, वैसे ही जो ओबीसी है तो ये अपने हक अधिकार के बारे में सोचता ही नहीं। तो ना सोचने की वजह से इसके दिमाग की बैटरी डिस्चार्ज हो गई। तो जब दिमाग की बैटरी डिस्चार्ज हो गई है तो उसको भी धक्का लगाना पड़ेगा। तो जब उसको पता चलता है कि देश में जानवरों तक की गिनती होती है मगर हमारी नहीं होती, तो उसके दिमाग को धक्का लगता है, और जब धक्का लगता है तो हक अधिकार के बारे में सोचना शुरू करता है, लड़ना शुरू करता है। तो हम तो यही चाहते हैं। तो इसके लिए लगाने के लिए एक बात बताना जरूरी है, और ये सही है कि देश में शेर, बाघ, चीतों की भी संख्या प्रधानमंत्री पता करवाते हैं। अगर संख्या कम हो जाती है तो चिंता करने लगते हैं, और ज्यादा चिंतित हो जाते हैं तो विदेश से लाते हैं, भारत के जंगलों में छुड़वा देते हैं संख्या बढ़ाने के। लेकिन देश में ओबीसी कितने हैं इसके बारे में देश के किसी प्रधानमंत्री को चिंता नहीं। देश की आजादी के 77 साल में देश के किसी प्रधानमंत्री को इसके बारे में चिंता नहीं हुई कि देश में ओबीसी कितने, इनकी सामाजिक स्थिति कैसी है, इनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, उस शैक्षणिक स्थिति कैसी है, इसके बारे में देश के किसी प्रधानमंत्री को चिंता नहीं हुई। अगर चिंता होती तो गिनती करवाता, गिनती करवा करके डेटा निकालता, और उस डेटा के आधार पर विकास की योजनाएं बनाता और ओबीसी का विकास कर देता। मगर आजादी के 77 साल में एक भी प्रधानमंत्री ने ओबीसी की गिनती करने का काम नहीं किया। अंग्रेज गिनती करते थे जाति के आधार पर, आजाद भारत में ये गिनती बंद हो। गुलाम भारत में होती थी तो आजाद भारत में क्यों बंद हो? ये भी सोचने का विषय है, ये भी समझने का विषय है। क्योंकि जब देश गुलाम था तो अंग्रेज हर जाति की गिनती करते थे, लेकिन देश आजाद हो गया तो गिनती बंद हो गई। अगर जाति के आधार पर गिनती होती तो देश में डाटा निकल करके आता, आंकड़ा निकल करके आता।
किसको दिक्कत है उस आंकड़े से? किसको दिक्कत है उस आंकड़े से? जो जाति के आधार पर जनगणना से निकल कर आएगा उससे किसको समस्या है, यह बात समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, देश में अंग्रेज थे तो हमारे पूर्वजों को ये बात समझाई गई, ये बात बताई गई कि अंग्रेजों की वजह से तुम्हारी समस्याएं हैं। अगर अंग्रेजों को इस देश से खदेड़ दो तो तुम्हारी समस्याओं का समाधान हो जाए। तो जो हमारे पूर्वज थे वो आजादी की लड़ाई में कूद गए, आजादी के आंदोलन में कूद गए, और आजादी के आंदोलन में कूद गए तो अंग्रेज देश छोड़ने के लिए तैयार हैं। और अंग्रेज जब देश छोड़ने के लिए तैयार हो गए तो अंग्रेजों ने कांग्रेस के लोगों को पूछा, कांग्रेस के लोगों को अंग्रेजों ने क्या पूछा कि अब हम देश छोड़कर जाने का प्लान बना रहे हैं, हम देश छोड़कर जाना चाहते हैं, तो आप बताओ कि देश का अंतरिम सरकार आप बना लो और उसका मंत्रिमंडल भी आप बना लो, उसका प्रधानमंत्री भी आप बना लो। तो ये बात तय की जानी थी कि देश का पहला प्रधानमंत्री कौन बने। तो जब ये बात तय की जानी थी तो कांग्रेस महासमिति में ये बात तय की गई कि जो इस बार कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जाएगा वही देश का पहला प्रधानमंत्री बने। जब ये बात तय की गई तो कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ, और उस चुनाव में सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो चुनाव जीत गए। नेहरू जी को वोट नहीं मिले, मगर नेहरू जी की प्रमुख इच्छा थी कि वो देश के पहले प्रधानमंत्री बने। तो उन्होंने गांधी जी को कहा, तो गांधी जी ने दबाव बनाया, और दबाव बना करके सरदार पटेल से नाम वापस करवा लिया और नेहरू जी को देश का पहला प्रधानमंत्री बना दिया गया। नेहरू जी देश के पहले प्रधानमंत्री 1946 में बन गए, जब अंग्रेज देश छोड़कर नहीं गए थे तब। संविधान लागू होने के बाद जो पहला चुनाव होना था वो 1952 में होना था, और जो जनगणना होनी थी तो 1931 में अंग्रेजों ने जनगणना किया। 1941 में अंग्रेज जनगणना कर रहे थे तो द्वितीय विश्व युद्ध आ गया। हर 10 साल में अंग्रेज गिनती करते थे। तो 41 के बाद 10 साल का समय आ रहा था, वो 1951 में आ रहा था, और 1952 में पहला चुनाव था। 51 में जनगणना होनी थी और 1952 में पहला चुनाव होना था। तो नेहरू ने जो 1951 की जनगणना हुई, उस 1951 की जनगणना में ओबीसी की जो जनगणना थी, मतलब जो जाति आधारित जनगणना थी, उस पर रोक लगा दिया। तो नेहरू जी को क्या दिक्कत थी? जब पहले से हो रहा था, पहले से जाति के आधार पर हो रहा था, तो नेहरू जी को क्या दिक्कत? तो नेहरू जी को ऐसा लगा होगा कि कांग्रेस पार्टी तो चटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर जैसे ब्राह्मणों ने मिलकर बनाया। कांग्रेस पार्टी ब्राह्मणों ने बनाया। जिस कांग्रेस पार्टी को ब्राह्मणों ने बनाया, उस कांग्रेस पार्टी के अंदर का चुनाव, बाहर का चुनाव नहीं, यहाँ पब्लिक का चुनाव नहीं। जिस कांग्रेस पार्टी को चटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर जैसे ब्राह्मणों ने बनाया, उस कांग्रेस पार्टी के अंदर का चुनाव मैं इतना बड़ा ब्राह्मण, कितना बड़ा ब्राह्मण? पंडित जवाहरलाल नेहरू, कोई छोटे मोटे बहुत बड़े ब्राह्मण। तो मैं इतना बड़ा ब्राह्मण पंडित जवाहरलाल नेहरू सरदार पटेल के सामने कांग्रेस के अंदर का चुनाव नहीं जीत पाया, जबकि कांग्रेस हमारे पूर्वजों
साल देश में आम चुनाव, जब देश में आम चुनाव और देश में जाति आधारित जनगणना का आंकड़ा निकलकर सामने आएगा, डेटा निकलकर सामने आएगा कि देश में ब्राह्मण केवल 3.5%, देश में ब्राह्मण 3.5% है। जब ये डेटा निकल करके सामने आएगा तो लोग ऐसा सोचेंगे कि जब ब्राह्मणों की संख्या केवल 3.5% देश में है तो बार बार इनको ही प्रधानमंत्री बनाते रहने का क्या मतलब? इनको प्रधानमंत्री लोकतंत्र में जब हमारा दूसरे लोगों का जाता है तो 3.5% वाले को प्रधानमंत्री क्यों बनाया जाए? तो जवाहरलाल नेहरू जी को ऐसा लगता था कि अगर ये चेतना आ गई तो देश में ब्राह्मणों का राज स्थापित नहीं हो पाएगा, क्योंकि कांग्रेस ने तो अंदरूनी तय कर लिया था कि अंग्रेजों के जाने के बाद आजाद भारत पर ब्राह्मणों का ही कब्जा करवाना है, ये बात तो तय कर लिया। इसलिए 1918 में सार्वभौम कमीशन आया तो छत्रपति साहू महाराज के कहने पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने वित्त मंडल में शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्वेशन की मांग की। भास्कर राव ने ओबीसी समाज के लिए रिजर्वेशन की मांग की। जब ये दोनों मांग हुई तो उस समय तिलक कांग्रेस के नेता थे तो तिलक ने कहा कि तेली को संसद में जाकर क्या तेल निकालना, कुर्मी को संसद में जाकर क्या हल कराना, भट्टी को संसद में जाकर क्या कपड़े धुलने, तेली तमोनी और कुलभट्ट को संसद में जाकर क्या करना है? संसद कोई भूमि है जहां तेली तेल निकालेगा, कुर्मी हल चलाएगा, दर्जी कपड़े सिलेंगे। तो ये बात तय थी कि आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों से लड़ना है तो सबका सहयोग है, सबकी मदद लेनी है, सबका उपयोग करना है। लेकिन जब देश आजाद हो जाएगा तो आजाद भारत पर सबका कब्जा नहीं होगा, आजाद भारत पर ब्राह्मणों का ही कब्जा करवाया जाएगा, ये बात तय। तो नेहरू जी को भी बात था, तो नेहरू जी को लगता था कि अगर ये जाति जनगणना के आंकड़े आते रहे तो देश में आ गया लोकतंत्र। अब राजतंत्र तो है नहीं, लोकतंत्र आ गया। अब लोकतंत्र आ गया तो लोकतंत्र में बाबा साहब ने संविधान में लिखा हुआ है कि एक आदमी एक वोट डालेगा और उसको एक ही गिना जाएगा। चाहे अडानी वोट डाले तो एक गिना जाएगा, प्रधानमंत्री जी वोट डाले तो एक गिना जाएगा, या कोई गांव का गरीब से गरीब आदमी वोट डाले तो भी एक ही गिना जाएगा। तो वन पहलू है, तो वन पहलू का मतलब ये है कि जिसकी संख्या ज्यादा है, जिसके फेवर में ज्यादा लोग खड़े हो गए, जिसके पक्ष में ज्यादा लोगों ने वोट डाला, वो गवर्नमेंट बनाएगा। और जब जाति जनगणना होती रही तो ये आंकड़ा निकलकर बार सामने आता रहेगा कि देश में ब्राह्मण की संख्या 3.5% है। तो ये सवाल लोगों के मन में खड़ा हो जाएगा कि ये 3.5% लोग देश में हर जगह कब्जा क्यों किए हुए हैं, बहुसंख्यक लोगों को उनका अधिकार क्यों नहीं मिल रहा है। ये सवाल खड़ा हो जाएगा तो देश पर ब्राह्मणों का कब्जा नहीं करवाया जा सकता, क्योंकि ब्राह्मण लोकतंत्र में अल्पसंख्यक हो जाएगा। लोकतंत्र में ब्राह्मण अल्पसंख्यक हो जाएगा। 3.5% तो अल्पसंख्यक ही होता है, बहुसंख्यक तो होता नहीं। तो नेहरू जी ने सोचा ये जो अल्पसंख्यक ब्राह्मण हो जाएगा इन लोकतंत्र में कामयाब नहीं हो पाएगा। 3.5% अल्पसंख्यक हो जाएगा, अल्पसंख्यक होते ही लोकतंत्र में कामयाब नहीं हो पाएगा, सत्ता स्थापित नहीं कर सकता, कब्जा नहीं
नहीं कर सकता, तो फिर नेहरू ने सोचा कि इसको बहुसंख्यक बनाना पड़ेगा। ये जो अल्पसंख्यक है ब्राह्मण 3.5%, इसको बहुसंख्यक बनाना पड़ेगा। तो बहुसंख्यक बनाने के लिए क्या करना होगा? जाति के आधार पर जनगणना रोक देना होगा, ये काम करना। दूसरा क्या करना होगा? ब्राह्मणों के साथ ओबीसी की भी गिनती करना होगा, क्षत्रियों की भी गिनती करना होगा, वैश्यों की भी गिनती करना होगा। सबकी गिनती हिंदू के नाम पर ब्राह्मणों के साथ में करना होगा। जब सबकी गिनती हिंदू के नाम पर ब्राह्मणों के साथ में हो जाएगी, तो एक जो अल्पसंख्यक है 3.5%, ये बहुसंख्यक हो जाएगा। ये दिमाग नेहरू जी ने लगाया और इसलिए नेहरू जी ने कहा कि अब जाति के आधार पर जनगणना नहीं होगी, और जाति के आधार पर जनगणना बंद कर दिया और ओबीसी को ब्राह्मणों के साथ हिंदू नामक खाते में जमा कर दिया। अब ओबीसी की सेपरेट गिनती होगी नहीं, तो हिंदू की जो गिनती हो रही है ब्राह्मण के साथ, उसमें जमा हो गया। अब हिंदू जो खाता है वो ऐसा खाता है कि उसमें डालने का अधिकार सबको, मगर निकालने का अधिकार केवल ब्राह्मण को है। वहां जमा करने का अधिकार सबको। जैसे मान लो किसी मंदिर में जाओ तो दान पात्र रखा रहता है, कोई भी पैसा डाल सकता है, निकालेगा कौन? डालने का अधिकार सबको है, निकालने का अधिकार केवल ब्राह्मण को है, सबको नहीं। तो ओबीसी ब्राह्मणों के खाते में जमा हो गया हिंदू के नाम पर, तो ओबीसी की संख्या खत्म हो गई, किसी को पता ही नहीं कितना है। लेकिन ब्राह्मण हिंदू के नाम पर बहुसंख्यक हो गया, और बहुसंख्यक हो गया तो देश की राजनीति में ब्राह्मणों का वर्चस्व आज तक बरकरार है। ये इतनी बड़ी राजनीति करने का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। जाति आधारित जनगणना को रोक दिया और हिंदू के नाम पर ओबीसी को ब्राह्मणों के साथ में गिनना शुरू कर दिया, क्योंकि ब्राह्मणों को ये बात समझ में आ गई कि देश में लोकतंत्र आ गया है। अब हम 3.5% ब्राह्मण कह करके कुछ कर नहीं सकते, तो इसलिए उन्होंने ब्राह्मण कहना बंद नहीं कर दिया, वो अपने को हिंदू कहना शुरू कर दिया, ब्राह्मण कहना बंद कर दिया। पहले वो क्या कहते थे कि हम हिंदू नहीं है, जजिया कर नहीं देंगे। पढ़ो इतिहास तो पता चला। तो कहते थे हिंदू तो ये लोग है ओबीसी एससी एसटी के, हम नहीं है, हम जजिया कर नहीं देंगे। जब मुगलों ने जजिया कर लगाया, जब राजतंत्र था तब वो कहते थे हम हिंदू नहीं है, क्योंकि तब उर्वरक से सरकार नहीं बनती थी। जब उनको लगा तो वोट की सरकार बनेगी और संख्या इनकी ज्यादा है, और अगर हम 3.5% ब्राह्मण के नाम पर अलग रहे तो हम तो अल्पसंख्यक हो जाएंगे, बल्कि माइक्रो अल्पसंख्यक हो जाएंगे, मतलब अल्पसंख्यक में भी अल्पसंख्यक हो जाएंगे। क्योंकि 15% मुसलमान है, फिर भी उनको अल्पसंख्यक कहा जाता है। तो ये तो 5 गुना ज्यादा मुसलमानों से अल्पसंख्यक है, तो 3.5% है, तो 5 गुना ज्यादा मुसलमानों से अल्पसंख्यक। तो ये बात ब्राह्मणों को समझ में आई कि हम तो अल्पसंख्यक में भी अल्पसंख्यक हो जाएंगे। तो उन्होंने सोचा कि अल्पसंख्यक रहने से फायदा नहीं है लोकतंत्र में, बहुसंख्यक बनने से फायदा है लोकतंत्र में। तो उन्होंने अपने को ब्राह्मण के नाम पर आइडेंटिफाई करना बंद किया और हिंदू के नाम पर शुरू किया। अगर किसी ब्राह्मण से कोई लड़ जाता है, कुछ कहता है, तो क्या बोलता है? इतने करोड़ हिंदू समाज का अपमान। वो नहीं कहता ब्राह्मण समाज का अपमान, बोलता नहीं ब्राह्मण समाज का अपमान, बोलता हिंदू समाज का अपमान। और हमारा यादव जाति का अपमान, कुर्मी जाति का अपमान, तेली जाति का अपमान, माली जाति का अपमान कहता है, ऐसा कहता है। क्योंकि
हमारे आदमी को ये खेल समझ में नहीं आता बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक का। लोकतंत्र में बहुसंख्यक होने से फायदा होता है, अल्पसंख्यक बनने से फायदा नहीं होता है। तो बहुसंख्यक कौन है? बहुसंख्यक बनने के लिए ब्राह्मण हिंदू बन गए। हमारे गली मोहल्लों में आने लगे, कहने लगे गर्व से कहो हम हिंदू। तो हम तो पहले से ही जजिया कर देने वाले लोग थे, पहले से हिंदू बन गए थे, और लेकिन नेता नहीं था। तो जब ब्राह्मण आ गए और ब्राह्मण कहने लगे कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, काम मिल गया नेता। तो ब्राह्मण हो गया नेता। 3.5% वाला हिंदू के नाम पर 52% ओबीसी का नेता हो गया, 15% एससी का नेता हो गया, 7.5% आदिवासी का नेता हो गया। तो 3.5% वाला 52% ओबीसी का नेता हिंदू के नाम पर हो गया, 7.5% आदिवासी का नेता हो गया, 15% एससी का नेता हो गया, और 6.5% राजपूत और वैश्यों का भी नेता हो गया। उसकी संख्या सबसे कम 3.5%। लेकिन जैसे वो हिंदू बना तो हिंदू बन करके सबका नेता बन गया, सबका ठेकेदार बन गया। तो ये बहुत बड़ी राजनीति का मामला है, और ये बहुत बड़ी सोच समझ कर नेहरू जी ने जब पहली आजाद भारत की जनगणना होने को थी तो उन्होंने कास्ट बेस्ड सेंसस पर रोक लगा दिया, जाति आधारित जनगणना पर रोक लगा दिया, और धर्म के आधार पर ओबीसी और सबको मिला जुला करके गिनती करना शुरू किया, ताकि ब्राह्मणों की संख्या बढ़ाई जा सके, तभी तो देश पर राज करे। नेहरू जी को यह भी डर लग रहा था, जब शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन मिल गया तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि केवल यही बैकवर्ड नहीं है, और भी लोग बैकवर्ड है, मतलब ओबीसी के लोग भी बैकवर्ड है, कहा और भी बैकवर्ड है। तो नेहरू जी चाहते तो उनको दे देते, ओबीसी के लोगों को उसी समय दे देते, मगर नेहरू जी ओबीसी के लिए आयोग तक बनाने के लिए तैयार नहीं थे। रिजर्वेशन देने की बात तो अलग थी, आयोग तक बनाने के लिए तैयार नहीं थे। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने कानून मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया होता तो नेहरू जी जो काका साहब कालेलकर आयोग बनाया वो भी नहीं बना, और बनाया तो उस पर अमल ही नहीं किया, लागू नहीं किया। तो ये भी बहुत सोचने वाली बात है कि नेहरू जी सेकुलर थे, नेहरू जी सोशलिस्ट थे, समाजवादी थे, सेकुलर थे, तो रिजर्वेशन क्यों नहीं देना चाहते थे पिछड़े वर्ग के लोगों को, ओबीसी समाज के लोगों को? क्या दिक्कत थी उससे, क्या हो रहा था? तो नेहरू जी के दिमाग में ये राजनीति चल रही थी कि आजाद भारत पर ब्राह्मणों का कब्जा बरकरार रहना चाहिए। तो नेहरू जी सोचते थे कि देखो शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन मिल गया, शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन मिल गया, ये रिजर्व कैटेगरी हो। अब शेड्यूल कास्ट 15% ऑल इंडिया में, शेड्यूल ट्राइब 7.5% ऑल इंडिया में, तो ये हो गया 22.5%। अगर ओबीसी को रिजर्वेशन मिल जाएगा तो ये हो जाएगा 52%, तो 52, 52 और 22.5, ये हो जाएगा 74.5%, 74.5%। अगर एससी एसटी के साथ ओबीसी को रिजर्वेशन मिल जाएगा तो ओबीसी किधर खड़ा हो, राजनीति में ओबीसी किधर खड़ा हो? तो जो रिजर्व कैटेगरी है वो एक साथ खड़ी होगी, एससी एसटी ओबीसी रिजर्व कैटेगरी। तो ये जो रिजर्व कैटेगरी है ये एक साथ खड़ी हो जाए, और अगर ये एक साथ खड़ी होगी तो ये 74.5% हो जाए, और जब 74%
50% इधर खड़े हो जाएंगे तो जो बाकी माइनॉरिटी के लोग हैं वो इन ब्राह्मणों के पास क्यों आएंगे, वो भी उधर ही जाएंगे। तो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी ये मिला करके देश में 85-90% इनकी आबादी घुट जाएगी। इनके अंदर अगर ये एकता की भावना पैदा हो गई और 50% भी इकट्ठा हो गए तो सेंट्रल गवर्नमेंट पर इनका कब्जा होगा। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट पर इनका कब्जा हो जाएगा तो कार्यपालिका पर भी इनका कब्जा होगा, क्योंकि नियुक्ति तो यही करेंगे। न्यायपालिका पर भी इनका कब्जा होगा और प्रत्येक जगह इनका कब्जा होगा। तो जो आजाद भारत पर ब्राह्मणों का कब्जा होना चाहिए, ये लक्ष्य जो अंदरूनी कांग्रेस ने रखा था, ये लक्ष्य तो पूरा नहीं होगा। तो इसलिए नेहरू जी ये समझते थे कि अगर ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा तो ओबीसी को जिनको रिजर्वेशन मिल रहा है उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा तो ओबीसी किधर खड़ा रहेगा, जिनको रिजर्वेशन नहीं मिलता उधर खड़ा रहेगा, मतलब ब्राह्मणों के साथ में खड़ा रहेगा। और 52% ओबीसी अगर उसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा तो ब्राह्मणों के साथ में खड़ा रहेगा, तो ब्राह्मण हमेशा बहुसंख्यक बना रहेगा। तो ये बहुत गहरी सोच, जो आज तक ओबीसी का मामला लटका हुआ है, इसके पीछे की बहुत गहरी सोच ये है कि इसमें ब्राह्मणों का राज ही बरकरार रहना चाहिए। ये बहुत गहरी सोच है। देखो, देश की आजादी को 77 साल हो, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक शेड्यूल कास्ट की पार्टी ने सेंट्रल गवर्नमेंट बनाया तो आप बोलोगे नहीं बनाया। अगर मैं आपको पूछूं एक आदिवासी की पार्टी ने सेंट्रल गवर्नमेंट चलाया, बोलोगे नहीं चलाया। अगर मैं आपको पूछूं ये भी ओबीसी की पार्टी ने भी कोई पंचवर्षीय 5 साल के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट चलाया, तो आप बोलोगे नहीं चलाया। अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी माइनॉरिटी की पार्टी ने सेंट्रल गवर्नमेंट चलाया, तो आप बोलोगे नहीं चलाया। अगर मैं आपसे पूछूं किसी वैश्य की पार्टी ने, किसी राजपूत क्षत्रिय की पार्टी ने सेंट्रल गवर्नमेंट चलाया, आप बोलोगे नहीं चलाया। तो जो बात मैं कह रहा हूं उसका रिजल्ट भी बता रहा हूं कि आजादी के 77 साल में एक भी शेड्यूल कास्ट, एक भी शेड्यूल ट्राइब, एक भी ओबीसी, एक भी माइनॉरिटी, एक भी क्षत्रिय, एक भी वैश्य, इनकी किसी पार्टी ने एक पंचवर्षीय भी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चलाया। और आजादी के 77 साल में केवल 3.5% ब्राह्मणों की पार्टियां ही सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती रही। और इसलिए तो कभी शिबू सोरेन को जेल में डाला जाता है, कभी लालू यादव को जेल में डाला जाता है, कभी दूसरे को जेल में डाला जाता है, कभी तीसरे को जेल में डाला। सेंट्रल गवर्नमेंट पर उनका कब्जा है, इसलिए तो सीबीआई और ईडी उनके कब्जे में। और सीबीआई और ईडी का उपयोग करके जो बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की पार्टियां हैं, वो नेशनल पार्टी ना बने, उनको उनके क्षेत्र तक ही रोक कर रखा जाए, इसके लिए भी साजिश होती है, साजिश की जाती है। और आप देखिए जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोगों ने बनाई, वो अपने अपने क्षेत्र में ही सिमटी हुई है, सिमट कर रह गई है, उनको रोक कर रख दिया गया। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। ओबीसी को रिजर्वेशन ना देना केवल रिजर्वेशन का मामला नहीं, ओबीसी को रिजर्वेशन ना देना देश की सत्ता और व्यवस्था पर ब्राह्मणों का कब्जा बरकरार रखने का षड्यंत्र है। क्योंकि अगर ओबीसी जागृत होगा, ओबीसी को ओबीसी का हक देगा, ओबीसी अगर ओबीसी के नाम पर खड़ा होगा तो नुकसान किसका होगा? जो हिंदू में शामिल करके ब्राह्मण बहुसंख्यक बन रहा है, जैसे ओबीसी के नाम पर खड़ा होगा तो एससी एसटी के साथ हो जाएगा,
माइनॉरिटी भी साथ आ जाएगा। तो ये SC ST OBC माइनॉरिटी मिलाकर ये 85-90% हो जाएंगे और देश की व्यवस्था सत्ता ब्राह्मणों के हाथ से निकल जाएगी। तो इसलिए ब्राह्मण नहीं चाहते कि OBC की गिनती होनी चाहिए, क्योंकि नेहरू जी ने सोचा कि आज नहीं तो कल अगर जनगणना के डाटा आते रहेंगे तो OBC के दिमाग की बत्ती जलेगी, आज नहीं जलेगी कल जलेगी, इसलिए गिनती ही नहीं होनी चाहिए। तो नेहरू जी ने रोक दिया 1951। 1961 में फिर नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री थे, फिर उन्होंने रोक दिया। 1971 में इंदिरा जी देश की प्रधानमंत्री थी, तो नेहरू जी की ही बेटी थी, अब नेहरू जी ने रोका तो बेटी को तो रोकना ही था। 1981 में फिर इंदिरा जी देश की प्रधानमंत्री थी, फिर उन्होंने रोक दिया। 91 में PV नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे, वो भी ब्राह्मण थे, कांग्रेसी थे। जब नेहरू जी ने रोक दिया तो कोई दूसरा कांग्रेसी कैसे हिम्मत कर सकता था? क्योंकि जो बात नेहरू जी को समझ में आती थी वो बात इंदिरा जी को भी समझ में आती थी, और जो बात इंदिरा जी को समझ में आती थी वो बात नरसिम्हा राव को भी समझ में आती थी, इसलिए उन्होंने भी नहीं रोकने दी। फिर 2001 में गिनती का समय आया, जनगणना का समय आया, तो अटल जी देश के प्रधानमंत्री थे। अब एक नई बात हो गई कि जो अटल जी थे वो कांग्रेसी ब्राह्मण नहीं थे, बल्कि वो कांग्रेस के खिलाफ जीत करके प्रधानमंत्री बने थे। वो भारतीय जनता पार्टी के थे, वो कांग्रेस के नहीं थे। अपने लोग कहते रहते हैं कि कांग्रेस अलग है, BJP अलग है। तो जब कांग्रेस के ब्राह्मण इतना दिन तक गिनती रोक कर रखे थे, तो 2001 में जब अटल जी की सरकार आई, अब तो OBC रिकॉग्नाइज भी हो गया था, 92 में OBC को मान्यता भी मिल गई थी। तो 2001 में अगर अटल जी न्यायप्रिय होते और न्याय करना चाहते तो अटल जी को जाति आधारित जनगणना करना चाहिए था, OBC की जनगणना करना चाहिए था, मगर अटल जी ने भी नहीं की। अगर OBC के लोगों को पूछिए कि अटल जी कैसे नेता थे, तो OBC के लोग क्या कहते हैं? बहुत अच्छे थे। तो हमने कहा तुम्हारी गिनती तो नहीं किया, अच्छे कैसे थे? कहा उसके बारे में पता नहीं, किया कि नहीं किया, क्या किया। तो हमने कहा फिर अच्छे कैसे हैं? तो कहा अच्छा बोलते थे इसलिए अच्छे। तो हमने कहा कि हमारी तरफ जो आदमी अच्छा बोलता है और अच्छा काम नहीं करता है उसको और भी खराब आदमी माना है। पता नहीं आप लोगों की तरफ क्या है? जो आदमी खराब बोलता हो और खराब काम करता हो उसको उतना खराब आदमी नहीं माना जाता, लेकिन जो आदमी अच्छा बोलकर खराब काम करता हो उसको ज्यादा खराब आदमी माना जाता है। तो अपने लोगों को तो अच्छा बोलने में ही खुश हो जाते हैं, तो कहते अच्छे थे। तो अटल जी ने भी 2001 में नहीं, 2011 में फिर जनगणना का समय, मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, सिख थे। इस बार एक नई बात थी कि कोई ब्राह्मण देश का प्रधानमंत्री नहीं था, देश का प्रधानमंत्री कोई ब्राह्मण नहीं था। तो हम लोगों को ऐसा लगा कि अब हो जाए कि इस बार कम से कम देश का प्रधानमंत्री कोई गैर ब्राह्मण। तो 51,000 कार्यक्रम अमन मेश्राम साहब के नेतृत्व में हम लोगों ने पूरे देश में लेने का काम किया कि देश में जानवरों की गिनती होती है मगर OBC की गिनती नहीं होती। 51,000 कार्यक्रम लिए और ये पर्चा OBC के नेताओं के घरों में भिजवा दिया। तो OBC के नेताओं ने पढ़ा, SC ST के नेताओं ने पढ़ा कि जानवरों की गिनती होती है मगर OBC की नहीं होती। तो संसद में बवाल हंगामा, 2010 में संसद में बवाल हो गया कि जानवरों की गिनती करते हो, हमारी नहीं करते, बवाल हो गया। लालू जी, शरद जी, रामविलास जी, मुलायम सिंह और तमाम जो गोपीनाथ मुंडे, तमाम जो बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के नेता थे वो सब ने हंगामा खड़ा कर दिया। तो मनमोहन सिंह
जी सामने आए और उन्होंने कहा कि हम करेंगे, गणना करें, फिर लगा हो जाए। फिर कांग्रेस वालों ने कहा, अरे नेहरू जी ने रोका।